अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जी, कैसे हम इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जो एफबीआर का डिपार्टमेंट है उसके साथ फाइलर बन सकते हैं। फाइलर फाइलर की रट जो हर बंदा हर जगह लोगों ने लगाई हुई है। बैंक में जाते हैं, उधर कहते हैं जी फाइलर हो जाएं, गाड़ी लेनी है जी फाइलर हो जाएं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कहते हैं जी फाइलर हो जाएं, टैक्स कम पड़ेगा। तो ये फाइलर होता क्या है और ये किस तरह बनते हैं, कैसे हम लोगों से जो है ना वो पैसे देते हैं उनको, कैसे वो डरा डरा के हमसे इस पे पैसे लेते हैं। और एक छोटा सा काम भी जो होता है जो सुकून से एक घर में बैठ के इजीली बंदा खुद भी कर सकता है, उसके ये टैक्स के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो लॉयर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, उनका काम है वो काम करें। लेकिन हमारा भी तो जो है ना कुछ जिम्मेदारी है ये कि हम भी इन चीज़ों को सीखें और ये चीज़ काम हम खुद भी कर सकते हैं। तो जो बहुत ही एडवांस के मामला आते हैं फिर तो चलो आपको जो है ना वो जाना चाहिए, उसके जो स्पेशलिस्ट बंदे हैं। लेकिन जो बेसिक काम है जो इजीली कोई भी बंदा घर से बैठ के कर सकता है वो तो हमें खुद करने चाहिए। तो जी, क्या है हमारा टॉपिक आज का कि फाइलर कैसे बनना है। तो सबसे पहले तो जी मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये आज मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई है जी, प्रोसीजर फॉर न्यू फाइलर। आपने फाइलर नया बनना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, इसमें 15 स्टेप्स मैंने डाले हुए हैं। तो क्या जी प्रोसीजर है, आपने नया फाइलर कैसे बनना है। पहले तो तुम दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि फाइलर और टैक्स पेयर होने में डिफरेंस है। अब हम लोग डरते हैं कि पता नहीं हम एफबीआर को अपनी सारी चीज़ें बता दें कि ये चीज़ें मेरे नाम है, ये गाड़ी मेरे नाम है, ये जो है ना प्लॉट मेरे नाम है, ये जो है ना मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर क्या गिर जाएगा। आप अगर समझते हैं ना कि आप जो भी करते हैं वो एफबीआर को पता नहीं चलता, तो आपकी ये भूल है। उनके पास आपकी एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। जो जो चीज़ आप काम करते हैं, मोबाइल के लोड से लेकर आप गाड़ी लेते हैं, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे देते जाते हैं, वो सारे के सारे एफबीआर के पास इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड है। तो ये आप अपने जहन से निकाल दें कि एफबीआर को कुछ पता नहीं चलता, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइलर होना एक आपके लिए आसानी है। जैसे कि समझ लें प्रॉपर्टी डीलिंग में आप 15% आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आपको अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो 7.5% देना पड़ेगा। तो इस तरह से बड़े फायदे हैं फाइलर होने के। तो जी फाइलर और टैक्स पेयर होने में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये क्लियर कर लें। फाइलर वो बंदा है कि जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगे। टैक्स उसके ऊपर तब लगेगा जब गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने खास कैटेगरीज बनाई बनाई हुई है कि बंदे का 4 लाख अगर उसकी इनकम है सालाना, उसका प्रॉफिट है, वो 4 लाख रुपया कमाता है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 0 रुपया टैक्स है। तो वो टैक्स पेयर नहीं है, वो फाइलर जरूर है। वो अपने उसने अपनी टैक्स रिटर्न, अपने गोशवारे जो है ना वो गवर्नमेंट को जमा करवाए हैं। लेकिन वो बंदा टैक्स पेयर नहीं है। टैक्स पेयर नहीं क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। तो जब बंदा वो 4 लाख से ऊपर जाएगा, फिर एक टैब है, कैटेगरी है, जिसमें फिर उनको उसके ऊपर 2,000 रुपये टैक्स लगता है। फिर उसके ऊपर एक कैटेगरी है 8 लाख से 12 लाख वाली। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी एफबीआर बनाई हुई है। वो बकायदा है कि इनका जो है ना वो कार्ड है, टैक्स कार्ड है, जिसके ऊपर ये सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है कि किस बंदे के ऊपर कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं तो आप गवर्नमेंट को बता भी देंगे तो कोई मसला नहीं, वो बड़ी सारी आपके लिए सहूलतें हो जाएंगी जगह जगह। तो कैसे जी, एक बंदा जो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश को थोड़ा बहुत समझता है और कंप्यूटर को यूज़ करना जानता है, उस बंदे के लिए सारा प्रोसेस कितना आसान है, आइए आपको और बताते हैं। तो ये जिस एक जो है ना टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, मैंने आपके साथ जो है ना इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं जी। आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है, किसी भी सर्च इंजन पे आपने आ जाना है। तो यहाँ आपने लिखना है जी irs.fbr, IRIS.fbr। ये जी एफबीआर का जो है ना ये इंटरफेस है, इसमें आपने आ जाना है। इसमें आने के बाद आपने अब यहाँ वो लॉगिन मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, ये तो आपका है नहीं, तो अब क्या करना है। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बंदे रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर के साथ, तो उनके लिए ये एक टैब बना होता है कि जो बंदा अनरजिस्टर्ड है वो यहाँ से रजिस्टर्ड हो ले, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये नीचे एक टैब उन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ आपने क्लिक कर देना जी। यहाँ फिर वो आपसे मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो डिटेल्स मांगेगा। तो डिटेल आपने प्रोवाइड करते जाना। यहाँ वो सी एन एस ही मांग रहा है, तो यहाँ जो अपना सी एन एस ही देते हैं हम। तो इस सी एन सी देने के बाद यहाँ फिर वो कहता है जी अपना प्रेफिक्स दें। प्रेफिक्स का मतलब है कि आप मिस्टर हैं, आप मिसेज हैं, आप डॉक्टर हैं, अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं। तो जी मैं क्योंकि मेल हूँ तो मैं मिस्टर लगाऊंगा अपने नाम के साथ। तो नाम मेरा है जी शाहिद, ये मेरा ऑलरेडी उठा रहा है क्योंकि मेरा एन वगैरह बना हुआ है। तो ये लास्ट नेम भी मेरा उठा रहा है, मिडिल नेम मेरा कोई नहीं है क्योंकि मेरे दो ही नाम है। कुछ लोगों के 3 नाम होते हैं, मोहम्मद अकरम इलाहाबादी, इस तरह से तीन तीन चार चार लोगों के नाम होते हैं, हाफिज मोहम्मद अकरम। तो इस तरह से लोगों के नाम, तो मेरा नाम जो है ना वो दो ही नाम, तो मिडिल नेम ऑप्शनल है। अलबत्ता फर्स्ट और लास्ट नेम लाजमी है, वो आपने लिख देना है। फिर कहता है जी करंट सर्विस प्रोवाइडर आपका क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा है।
तो वो जी मेरा मोबलिंक है। तो मोबलिंक यहाँ नंबर जो है ना कहता है जी अपना नंबर दें। नंबर का फॉर्मेट होनी चाहिए, यहाँ दे बता रहा है, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा दूँ। नंबर का वो फॉर्मेट कहता है कि ये फॉर्मेट होना चाहिए कि 00 पहले लिखना है आपने, फिर 92 लिखना है, उसके बाद फिर अपना आपने नंबर शुरू करना है जीरो के बगैर। 0092 और फिर जीरो नहीं लिखनी, फिर आगे 321 जो भी आपका नंबर है वो आपने नंबर लिख देना है। तो ये जी नंबर का फॉर्मेट जैसे है वैसे ही मैं लिखूँगा। ये मेरा नंबर है जी, ये मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। और सेम नंबर फिर वो कहता है जी रिपीट कर दें। तो यहाँ मैं वो अपना नंबर रिपीट भी कर दूंगा। तो उसके बाद कहते हैं जी अपना जीमेल दें। आपका जो भी आपने जीमेल बनाया है, जीमेल लाजमी है। जीमेल आपके अपने नाम के ऊपर होना चाहिए, जो भी आपका नाम है उस नाम के ऊपर आपका एक जीमेल होना चाहिए। जीमेल अब जो भी बंदा कंप्यूटर को समझता है उसके लिए जीमेल मुश्किल नहीं है कि जीमेल कैसे बनाते हैं, हर बंदा समझता है। तो यहाँ जी मैं अपना जीमेल दूंगा। ये जीमेल मैंने अपना पुट कर दिया है। तो ये कॉपी करता है कि नहीं, कॉपी कर कंफर्म करता है, कहता है जो जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो आप दोबारा डालते जाएं ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे कोई, क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह का मसला कोई ना आए। ये इसने मिटा दिया, नंबर में दोबारा डाल देता हूँ। और ये इसने नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC, के मतलब ये जो सिम है ये आपके अपने नाम के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मतलब किसी और के नाम के ऊपर ना हो, ये आपके अपने नाम के ऊपर हो, तो तभी इसको एक्सेप्ट करता है। ये डाल दिया। फिर कहता है जी अपना अपना एड्रेस दे। एड्रेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, बड़ा डिटेल एड्रेस मांगता है आपसे। तो कहता है जी आप की जो प्रॉपर्टी है जहाँ आप रहते हैं वो किस किस्म की प्रॉपर्टी है, वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो इंडस्ट्रियल है, वो रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है, हेल्थ है, नेचुरल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉरी पब्लिक है। तो मेरी जो जो प्रॉपर्टी ज़ाहिर है जहाँ आप रहते होंगे, मैक्सिमम केसेस में तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है जहाँ आप रह रहे होते हैं। तो उसमें जी आपका जो टाइप है, जो प्रॉपर्टी है वो किस क्या है, वो अपार्टमेंट है, बंगलो है, कैबन है, कैंप है। तो मेरा जी हाउस है। तो मैं इसको हाउस सेलेक्ट कर देता हूँ, मैक्सिमम केसेस में हाउस ही होता है। फिर मेजरमेंट यूनिट, आपका जो घर है, आपकी जो जगह है जहाँ भी आप रहते हैं उसका मेजरमेंट यूनिट क्या है वहाँ, वो स्केयर यार्ड्स में है, वो जो है स्केयर मीटर में है, स्केयर फीट में है, कनाल में है, मरला में है, किस में है। तो मैं जी मरला सेलेक्ट कर लेता हूँ कि वो मरला में है। और वो कितने मरला है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी 5 मरला घर है। तो यूनिट नंबर क्या है जी, यूनिट नंबर है फिर आपका एड्रेस जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना जी, वो आपका उसको आपने ब्रेक करके 3-4 हिस्सों में डाल देना है। जैसे कि मैं कहता हूँ जी पोस्ट ऑफिस शर्कपुर, ये है जी। फिर सिटी मेरी जो भी होगी वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ शर्कपुर लिखूँगा तो वो शर्कपुर को खुद ही उठा लेगा। इनका जो सिस्टम है वो ये यहाँ से सर्च करूँगा तो वो शर्कपुर शेखपुरा शर्कपुर उसने उठा लिया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें उसने खुद फिल कर दी हैं। ये यहाँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, आपको पहले बता चुका हूँ मेरा बना हुआ, तो ये चीज़ें उसने पहले उठाई हुई है मेरी। ठीक है जी। तो इसके बाद कहता है जी आपका जो कैपेसिटी है, आप जिस घर की बात कर रहे हैं उसमें आपका क्या हिस्सा है। आप उसमें जो है ना वो टेनेंट हैं, किराएदार हैं, क्या है, आप वो लीज पे लिया हुआ है, आप मतलब आपके पास वो किस शक्ल में मौजूद है, आप उसके ऑनर हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं उस घर का ऑनर हूँ। तो हालांकि मैं ऑनर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जी मैं ऑनर हूँ। तो आपके ऑनर में आपके कितने परसेंट आप जो है ना आपका शेयर है। तो यहाँ परसेंटेज आपने लिखनी है कि 50% के आप मालिक हैं, आप 20% के हैं, आपके 4 भाई हैं, तो वो आपके जो है ना 25% सबका शेयर बनेगा। तो अगर आप फुल उसके मालिक हैं तो मैं लिख देता हूँ बाई डिफॉल्ट, इसको इतना कंसर्न FBR इन चीज़ों के साथ नहीं होता। तो मैं लिख देता हूँ कि मैं 1% का मालिक हूँ अपने घर का। तो 1% मैंने लिख दिया, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ऑलरेडी लिखा हुआ, आपने सिर्फ नंबर लिखना है। 1% के मालिक हैं, 2 हैं, 5 हैं, 100% के मालिक हैं। 100% भी मैं लिख सकता हूँ कि मेरा घर है। तो आपको लिखने की जरूरत को नहीं, मैंने 1% लिख दिया है। तो उसके बाद ये कैप्चा, ये ऊपर डिजिट लिखे हुए हैं, डिजिट आपने नीचे लिखने हैं। 5FBRV, ये मुख्तलिफ केस हर दफ़ा मुख्तलिफ कैप्चा आता है। तो ये कैप्चा आपने डालना है और यहाँ से आपने सबमिट कर देना। मैं सबमिट का बटन नहीं दबा रहा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो लॉगिन आईडी बना हुआ है और मैं टैक्स फाइलर हूँ, टैक्स पेयर हूँ। ठीक है जी। तो ये आपने करना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ आपको 2 कोड आएंगे। कहाँ किस पे कोड आएंगे, एक आपको आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ये जो आपने दिया हुआ है। ठीक है जी। और दूसरा आपको आपके जीमेल पे आएगा। तो आपने अपनी जीमेल साइट पे किसी और टैब में खोल लेनी है। तो जीमेल पे कोड आएगा, एक आपके मोबाइल नंबर, मोबाइल भी अपने हाथ में रखना है और जीमेल भी अपने हाथ में रखनी है।
तो जैसे ही वो कोड आएंगे वो कोड आपने नीचे यहाँ दोनों डालने हैं और ओके करते जाना। ओके सबमिट करेंगे, आपका लॉगिन आईडी बन के आपके मोबाइल के ऊपर भी और आपके जो है ना जीमेल के ऊपर भी आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है जी, उसमें आपका लॉगिन आईडी होगा। लॉगिन आईडी आपका जो है ना वो होता है आपका CNIC होता है। पासवर्ड आपको ये FBR वाला सेंड कर देते हैं और एक आपको पिन आ जाता है। तो वो पिन कहाँ कैसे इस्तेमाल होती है वो भी आपको बताते हैं। तो जी ये था आपका लॉग इन आई बनाने का तरीका। तो उसके बाद जब वो लॉगिन आईडी आपका बन जाएगा, यहाँ आपने अपना लॉगिन डालना है। मैं अपना यहाँ लॉगिन डाल रहा हूँ जी। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ डाला और उसके बाद जी मैंने अपना पासवर्ड कॉपी किया, वो डाला और मैं यहाँ जी लॉगिन कर गया। ठीक है जी, ये पासवर्ड कहता सेव करो, मैंने कहा जी मैंने नहीं सेव करना। यहाँ से जी मुख्तलिफ ऊपर टैब्स बने हुए हैं। अब हम बाकायदा इसके इंटरफेस के अंदर आ चुके हैं। तो आगे से हमने कैसे प्रोसेस करना है सारा आप देख के परेशान होंगे कि ये सारा क्या मामला आता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, सारा कुछ बिल्कुल ईजी है। ठीक है जी, तो मेरी रिटर्न जो है ना 19 की भी, 20 की भी और 21 की फाइल हुई हुई है। ठीक है, तो आप जब फाइल करेंगे अपनी, तो आपने अपनी एक पिछले साल की रिटर्न भी जैसे कि अब आप 21 में फाइल करते हैं तो आपने 20 की भी फाइल करनी है और 21 की भी करनी, 2 सालों की करनी पड़ती है, पिछले साल की भी करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो कैसे करनी है, यहाँ एक रजिस्ट्रेशन का टैब है। रजिस्ट्रेशन में आपने अब बाय डिफॉल्ट जब आप अपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो आपका कोई बिजनेस उसमें नहीं आया। ठीक है जी, और कोई डिटेल नहीं है कि आप सैलरीड पर्सन है, आप क्या है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हुए। अगर आप अपने कोई बिजनेस एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस ऐड करना चाहते हैं कि जी मेरे एनटीएन में जो है ना वो कोई बिजनेस आना चाहिए, तो फिर यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन का टैब है, वो इसका फॉर्म 181। ठीक है जी, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अलबत्ता दिखा देता हूँ करने का कि ये आप कैसे करते हैं। ये मैंने जो है ना कम्प्लीटेड टास्क में मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हुआ था। ये जी इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन है व्यू का, व्यू पे क्लिक करना है आपने और यहाँ से आपने वो इस तरह की आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन में अब क्या मांगा है उसने, कह जी आप किया है, आप जो इंडिविजुअल हैं, आपका ये पाकिस्तानी मेल है, आपका ये एड्रेस है, ये आपका नंबर वगैरह है। फिर आप कहता है जी प्रॉपर्टी अपनी दे, प्रॉपर्टी बताएं। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बताई कि मेरा एड्रेस है। कहता है जी अपने बिजनेस का नाम बताएं। तो मेरे इस एनटीएन के ऊपर एक बिजनेस मैंने ऐड किया हुआ है, उसका ये नाम है मार्वलस मैन्युफैक्चरिंग को के नाम से। तो ये बिजनेस मैंने यहाँ ऐड किया था। अब यहाँ प्लस का बटन आता है, उस बिजनेस के जो है ना आपने अटैचमेंट कोई अपना बिजनेस का जो लेटर हेड है या उसका जो भी उसका आपके पास कोई सबूत है कि बिजनेस वाकई आपका है, उसमें जो है ना आपने वो यहाँ अटैच कर देना है। उसके बाद अपना जो यूटिलिटी बिल है उस बिजनेस के नाम का वो अपने यहाँ अटैच कर देना है। और बैंक अकाउंट अगर उस बिजनेस का कोई बना हुआ है तो वो भी आपने यहाँ अटैच कर देना है। करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव करना है और सबमिट की ऑप्शन यहाँ होती है। ये सेव और सबमिट की ऑप्शन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अभी अवेलेबल नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सबमिट हुआ हुआ है। तो यहाँ से सेव करना है आपने, यहाँ से सबमिट कर देना है। तो ये जी आपकी 181 बन जाता है फॉर्म, जिसमें आप कोई भी अपने एनटीएन के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस नया ऐड करना चाहते हैं या कोई प्रीवियस बिजनेस डिलीट करना चाहते हैं। तो एनटीएन के अंदर कोई भी चेंज करना है, लोग अक्सर कहते हैं एनटीएन में फलाने एड्रेस मैंने बिजनेस ऐड करना है, तो जी पैसे देने हैं फलाने लॉयर को, इतने 2000 रुपये आपको लेता है, 5000 लेता है, कोई हर लिहाज से लोग मुख्तलिफ पैसे लेते हैं। तो वो पैसे किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैसे होता है चेंज, मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद जी आपने करनी है जी डेक्लरेशन। ये दूसरा टैब है डेक्लरेशन का, आगे काफ़ी ऑप्शंस हैं लेकिन उनका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है। इनिशियल लेवल पे जब हमने सिर्फ अपना टैक्स फाइलर बनना है तो ये दो ही ऑप्शन हमारे काम के हैं। पहले रजिस्ट्रेशन में ये 181 हमारे काम का है और उसके बाद जी ये डेक्लरेशन है। डेक्लरेशन में आपने ये ऊपर मुख्तलिफ टैब्स बने हुए हैं। तो इसमें आपने आना है रिटर्न। रिटर्न का मतलब है गोशवारा, जिसको उर्दू में लोग कहते हैं गोशवारे भरने हैं। तो रिटर्न उसको इंग्लिश में रिटर्न कहते हैं, टैक्स रिटर्न दूसरा नाम है उसका, टैक्स रिटर्न या स्टेटमेंट। तो जी मेरी जो टैक्स रिटर्न है दूसरे नंबर वाले टैब में मैंने सेकंड ऑप्शन पे आना है, यहाँ लिखा हुआ जी नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल की, एओपी की और सीओवाई की। तो जो बंदा इंडिविजुअल है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं है, या वो एओपी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसकी टैक्स रिटर्न जी यहाँ से फाइल होती है। बाकी आगे रिटर्न रिवाइज है, एक्सटेंशन के लिए आपने अप्लाई करना है कि जी मैं जल्दी नहीं फाइल कर सकूंगा, मेरे अभी जो है ना वो रेडी नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए, आपके लंबा चौड़े खाते हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, तो फिर आपको जो है अक्सर टाइम भी लेना पड़ जाता है। तो ये सारे केसेस चलते हैं। तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, फिर वीएन के लिए एप्लीकेशन देनी है आपने। तो ये सारे मामला यहाँ होते हैं हल। ये आहिस्ता आहिस्ता बंदा एक्सप्लोर करता है। अगर बंदा इन मामला में जाता है, अगर आपने बाकायदा प्रैक्टिस करनी है तो फिर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन अगर आपने खुद अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो इन चीज़ों का आपके साथ फिलहाल तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एडवांस लेवल की सारी चीज़ें हैं। तो जी फर्स्ट टाइम हमने इस नॉर्मल रिटर्न को क्लिक कर देना है।
ये नॉर्मल रिटर्न मेरे पास खुल जाएगी, वो कहेगा जी पीरियड, ये ऑप्शन दे रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है खुलते साथ ही कि पीरियड सेलेक्ट करें। मेरी 21 तक की रिटर्न फाइल हुई हुई 2021 तक की, 3 सालों की। तो मैंने जी इसके बाद यहाँ पीरियड सेलेक्ट करना है। 2021 को ये ऑप्शन नहीं देगा, 2021 में आपको करके भी दिखाता हूँ, ये नहीं देगा ऑप्शन। मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो कहेगा जी ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड एज सेम ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट टास्क हैज आल्सो बीन स्टार्टेड। तो जी ये ऑप्शन मुझे नहीं देगा, वो मैं आगे 2022 का सिलेक्ट कर सकता हूँ, ड्राफ्ट बन सकता है मेरा। तो वो जी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इज नॉट वैलिड फॉर दिस टैक्स पीरियड आर नॉट येट इनेबल्ड बाई FBR। तो जी ये मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा ये सारा कुछ सिलेक्ट करने की। तो इसमें फिर एक और ऑप्शन मेरे पास मौजूद है कि मैं जी इसमें वापस आऊँ, वापस आके मेरी जो टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल हुई है मैं उसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन में आऊँगा। डिक्लेरेशन मतलब मैंने डिक्लेयर कर दी है अपने एसेट्स, मेरा जो भी मैंने कमाई की या जो भी मैंने कमाया, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है जी। तो मैंने जो भी मेरी हल्की फुल्की रिटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखना मेरी 3 साल रिटर्न 2019 की भी, 20 की भी, 21 की है। तो अब मुझे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि मैं इसको जो है ना वो खोल के या इसको दोबारा खोलूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए। 2022 का टैब अभी खुला नहीं है, क्योंकि 2022 जैसे कंप्लीट होगा तो फिर वो खुलेगा। तो 30 जून पे साल क्लोज होता है टैक्स का। तो मैं 2021 की जो रिटर्न मैंने फाइल की हुई मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक करना है, यहाँ से मैंने इसको व्यू कर लेना है। तो जी व्यू में आया तो फिर नीचे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं सारे, जिनमें आप अगर आप सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में क्लिक करना है। सैलरीड है मैं, क्योंकि सैलरीड था, जो भी मेरी, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट मुझे जो स्टाइपन मिलता है हल्का फुल्का, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया कि जनाब ये मेरी वेजेस हैं, इतनी, मेरी 1,53,600 मुझे साल के दौरान मिला, वो मैंने यहाँ डाल दिया। और उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन की सिंपल ये तरीकाकार है कि आपने यहाँ से डालनी है अपनी सैलरी, डालनी जो भी आपको साल के दौरान मिली है। उसके ऊपर अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है तो वो टैक्स आपने एडजस्ट कर लेना है। वो टैक्स कैसे एडजस्ट करना है, वो उसकी ऑप्शन है जी टैक्स चार्जेबल की। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ फाइनल टैक्स, यहाँ मुख्तलिफ टैब्स हैं। आपने अपने एम्प्लॉयर से जिसने आप टैक्स काटा है उससे पूछेंगे मेरा किस सेक्शन के अंडर किस रेट पे ऊपर कितना टैक्स कटा है। कितने को तो आपको पता होगा कितना कटा, लेकिन किस सेक्शन पे और किस परसेंटेज से टैक्स कटा है वो आपको बता देगा, बकायदा सेक्शन बताएगा। तो उस सेक्शन के अंदर आपने आके यहाँ अपनी वो अमाउंट लिख देनी कि जनाब इतना टैक्स, अपनी गवर्नमेंट को बता देना है कि इतना टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी मेरा काट लिया है। तो वो 2-3 ऑप्शन होती हैं, एक टैक्स होता है, फिर एडजस्टेबल टैक्स होता है, टैक्स क्लैरिटी भी होता है। तो यहाँ किसी एक में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी जो जिस पे भी आपका टैक्स कटा हुआ है। ये तो जी है सैलरीड पर्सन के लिए। ये जब आपने अपना डाटा डाल लिया कि जी ये मेरे जो है ना ये सारी इनकम है, तो उसके बाद ये आपने नीचे होती है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने अपनी पर्सनल जितने भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल एसेट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी है वो आपने यहाँ डालनी है। तो जी मेरा कोई पर्सनल एसेट नहीं था, मेरा बैंक था। बैंक के में मेरे सिर्फ 169 रुपये साल के पड़े हुए थे, तो मैंने वो 169 रुपये जो शो कर दिया। मैं फिर बताता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा जो है ना इस तरह के अभी ये चीज़ें इतनी नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता चलो अल्लाह खैर करे, सारा कुछ होता जाएगा। तो मेरे कोई एसेट वसेट नहीं थे उस वक्त तक, तो मैंने कोई एसेट नहीं डाला हुआ, ठीक है जी। यहाँ आगे आपकी कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो वो आपने डाल दी। यहाँ प्लस का बटन है, प्लस का बटन आपने क्लिक करना है, वहाँ आपने सारा डिटेल बता देनी है कि वो मेरी जो है प्रॉपर्टी किस तरह किस नौयत की, वो आपने डाल देनी है। कोई भी किसी किस्म का एसेट, हर एसेट की डिटेल यहाँ है, तो आपने वो एसेट यहाँ डाल देना, ठीक है जी। और उसके बाद आपने आ जाना है आगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। मैं कहता हूँ जी मेरे 1,56,000 रुपये मुझे सॉरी मुझे पैसे आए थे। ये मैं पर्सनल एक्सपेंस में बाद में आऊँगा, पहले आपको दिखाता हूँ रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट क्या होती है। रिकन्सिलेशन में आया, मैं कहता हूँ जी मुझे 1,53,600 रुपये जो है ना वो मिले थे, सैलरी मुझे मिली थी 1 साल के दौरान। तो वो मेरी सैलरी कहाँ गई, सारे के सारे मेरे पर्सनल एक्सपेंस हो गए। उस पर्सनल एक्सपेंस पे फिर मैंने बताना है कि मेरे कहाँ कहाँ एक्सपेंस हुए। जी देखें, इसमें मैं बताता हूँ जी मेरी ट्रैवलिंग है, मैं रोज़ जो है ना वो शरतपुर से लाहौर जाता हूँ, तो मेरे जी 54,000 रुपये तकरीबन जो है ना वो साल में लग गए मेरे ट्रैवलिंग के, मतलब मेरा आने जाने का खर्चा हो गया। ये मेरा कुछ एजुकेशनल एक्सपेंस, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एजुकेशनल एक्सपेंस को 22,000 23,000 हो गया, कुछ घर वालों से भी लिए, कुछ मेरे अदर एक्सपेंसेस हो गए जो मेरे खाने पीने के, कपड़े के और इस तरह के मामलात में बाकी मेरे एक्सपेंस हो गए। मैंने ये साथ डिटेल बता दी, एक स्टूडेंट की रिटर्न है समझ लें। तो एडवांस लेवल की रिटर्न भी मैंने की हुई है लोगों की, और क्योंकि जिस जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं एक CA का स्टूडेंट हूँ,
तो ये सारी मैंने की हुई हैं, तो उन चीज़ों का मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या डालना होता है, क्योंकि मेरी अपनी रिटर्न थी तो वो एक सिंपल सी रिटर्न है बिल्कुल। और आप लोगों की भी ज़्यादातर जो कुछ लोग इनिशियल लेवल पे करते हैं तो सिंपल सी रिटर्न लोगों की होती है, लेकिन अगर एडवांस लेवल की है तो मैं मुझे काफ़ी एक्सपोजर है इनमें। तो मैंने रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अब तक माशाल्लाह मैंने कोई 50+ रिटर्न लोगों के की हुई हैं। तो किसी किस्म का भी आपको मसला हो, आप कहेंगे जी सिंपल सी बता दी है, क्योंकि मैं ज़ाहिर क्लाइंट का डाटा यूज़ करना वो जो है ना वो एथिक्स के खिलाफ होता है कि आप जी किसी क्लाइंट का डाटा, आपके मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स का डाटा है तो मैं वो उनकी रिटर्न खोल के आपको नहीं दिखा सकता। मेरी अपनी, मुझे अपनी की कोई परेशानी नहीं है, एक स्टूडेंट के रिटर्न की क्या वैल्यू है, तो मैं जी इसलिए अपनी दिखा रहा हूँ। अलबत्ता ऐसे कोई रिटर्न खोल के कोई बंदा भी यूट्यूब के आप पे को आप कोई वीडियो नहीं आपको मिलेगी जो इस तरह किसी की रिटर्न खोल के आपको दिखा रहे, क्योंकि मेरी अपनी वीडियो है, मेरी अपनी मतलब डाटा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें कि मेरा जो है ना वो कोई देख लेगा, इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो आपने अपने एक्सपेंस करके, तो ये रिकंसिलेशन है, रिकंसिलेशन का आपको मतलब बता दूं कि रिकंसिलेशन क्या होती है जी। जी रिकंसिलेशन मैं आपको बता रहा था, रिकंसिलेशन बेसिकली जो लोग अकाउंटिंग को थोड़ा बहुत समझते हैं उनको पता है रिकंसिलेशन क्या होती है, कि चीज़ों को रिकंसाइल करना, आपस में बराबर करना। ठीक है, तो रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट होता है कि जी मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल लेता हूँ कि वो कहता है जी हाँ ऑलरेडी जो आपने पिछले साल की रिटर्न थी उसमें वो, मैं बेसिकली ना ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, मैं अपने पहले साल की रिटर्न खोलता हूँ। तो मैं अपने पहले साल की दोबारा डिक्लेरेशन में आता हूँ, 2019 में मैं आता हूँ। यहाँ से मेरे ख्याल से मेरे पहले साल के एसेट जो है ना वो जीरो होंगे। तो रिकंसिलेशन में मैं आया, ये देखें, तो इसमें रिकंसिलेशन में मैं आया, मतलब वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, फिर मैंने रिकंसिलेशन में आना, मैं बताया कि मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस भी जीरो थे, मेरे पर्सनल एसेट्स भी जीरो, सारी हर चीज़ मैंने नील की फाइल की हुई है। तो नील रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं अगर आपकी वाकई नील, मेरी इस साल में वाकई नील थी क्योंकि मैंने कमाया कुछ नहीं तो मैंने लगाया भी कुछ नहीं। ठीक है जी, तो लेकिन मुझे क्योंकि मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी लाजमी थी पिछले साल की, तो मैंने उस हिसाब से, अब इसमें क्या होता है जी कि अब इससे भी आपको बेहतर समझ आएगी 2020 की रिटर्न की, कि उसमें ओपनिंग ज़ीरो आ रहा होगा। तो मैं आपको 20 की दिखाता हूँ अपनी रिटर्न। 20 की रिटर्न में जब मैं आया तो इसमें जी मैं इसमें भी, इसमें अपनी रिकन्सिलेशन में आऊँगा। इसमें देखें जी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, मैंने बताया कि जी सिस्टम ने खुद ही उठा लिया कि मेरे पिछले साल एसेट मेरे ज़ीरो थे। ठीक है जी, और इस साल मैंने बताया कि जी इस साल मुझे जो इनफ्लो आया, ये मैं आपको अपनी सैलरी दिखाता हूँ, मुझे 2020 में जो सैलरी मिली वो 55,000 रुपये मिली पूरे साल के अंदर। मैं फिर बताता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट का मुझे 8-10 हज़ार महीने का जो है ना वो स्टाइपन मिलता है, सीए का स्टूडेंट को जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे इतने को पैसे मिलते हैं। वैसे तो जेब खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं बताया जो मेरा जैनमन चीज़ें थी जो मैंने कमाया इन सालों में, वो मैंने बताया कि ये पैसे मुझे मिले। तो 55,000 रुपये मुझे, मैंने अपनी सैलरी शो करवाई कि ये मेरी सैलरी है। स्टाइपन ये होता है, तो जो लोग स्टाइपन का वर्ड समझते हैं तो समझ सैलरी एक तरह से होती है ये भी। तो मुझे उस 20 जो है ना साल में मुझे 55,000 रुपये मिला था। तो वहाँ मैंने फिर दिखाया कि मेरा जो प्रीवियस ईयर 2019 में मेरे एसेट्स थे वो ज़ीरो थे। ठीक है जी, इनफ्लो मैंने बता दिया कि मेरा इनफ्लो जो मुझे आया इस साल वो 55,000 रुपये आया। ठीक है जी, तो 55,000 रुपये आया, उस 55,000 में से मैंने कितने पैसे इस साल लगा दिए, मैंने वो दिखाने हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एसेट तो मेरा, मैंने दिखाया कि जी मेरे पास 4100 रुपये जो है ना वो किस में पड़ा हुआ है, मैंने उसको दिखा दिया है पर्सनल आइटम में, सॉरी कैश में, हाँ जी कैश में। कैश में मैंने दिखाना था लेकिन बाई बाई मिस्टेक ये ऊपर लिखा गया, ये कैश दिखाना कि मेरे पास 4,100 रुपये जो है ना वो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो वो 4,100 मैंने रख लिया कि ये मेरे पास साल के एंड पे पड़ा हुआ है। बाकी जो 50,900 रुपये है वो कहाँ गया, वो मैंने यहाँ दिखा दिया कि ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए हैं। उसमें से देखा जी सीधा सीधे मैंने दिखा दिया 30,000 मेरा एजुकेशनल एक्सपेंस हो गया है, और अदर एक्सपेंस मेरे 20,900 हो गए, तो 50,900 टोटल हो गए। तो ये जी 50,900 नीचे दिखा दिया गया कि ये इस बंदे के पास 55,000 रुपये टोटल आए थे। 4100 रुपये इसका साल के एंड पे इसकी जेब में पड़ा हुआ है, और बाकी जो 50,900 थे वो इसके ख़त्म, मतलब इसने ड्यूरिंग द ईयर खर्च हो गए हैं। और नीचे ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो, ये जब तक आपकी ज़ीरो नहीं होगी आपकी रिटर्न वो फाइल नहीं करने देगा, आपको यहाँ से सेव का ऑप्शन दबा के यहाँ से सेव और सबमिट नहीं करने देगा जब तक आपकी ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ना वो जीरो नहीं होगी। तो इसको जीरो करना लाजमी है। इसको जीरो करने का मैंने प्रोसेस बता दिया कि पिछले साल जितने आपके एसेट थे वो यहाँ आ जाएंगे, उसमें इस साल आपका इनफ्लो कितना आया, कितने पैसे आपने इस साल कमाए, वो इनफ्लो यहाँ आ जाएगा। उसमें से फिर कितने पैसे आपके बैंक में कितने पड़े हुए हैं, आपने प्रॉपर्टी कितने की खरीद ली है, आपका गोल्ड कितने का पड़ा हुआ है, आपका जो है कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है,
और जो है ना बाकी आपके एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं। तो वो सारा प्रोसीजर यहाँ हो गया। 55,000 मैंने टोटल कमाया, 4100 मेरा पड़ा हुआ है, वो मेरा एसेट हो गया इस साल का, क्योंकि जो कैश भी तो एक एसेट है ना, आपके पास जो पड़ा हुआ है आपका असासा है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, असासा तो असासा है। 4100 रुपया मेरा पड़ा हुआ है और बाकी जो मेरे पैसे हैं वो मेरे खर्च हो गए। तो मेरा इस साल के एसेट 4100, और इस साल मेरे एसेट में इंक्रीज हुआ है 4100 रुपये का। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे जो है ना वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था जी आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करना। ये जब आपने सारा सिलसिला आपका हो जाएगा, ये थी एक सैलरीड पर्सन की जो है टैक्स रिटर्न। अगर आपने आप जो है ना वो प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो प्रॉपर्टी का भी ये टैब है, इसमें आपने बता देना कि प्रॉपर्टी मेरे पास ही प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई, उस पर आपको कोई रेंट आया है तो वो रेंट आपने सारा प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देनी है। तो उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन में अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आपकी कोई जो है ना रेवेन्यू किस तरह की है, तो मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेडिंग है, तो उसमें आपने बता देना कि जी इतना मुझे एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ये, कि इतनी मुझे साल के दौरान इनकम हुई, इतना मैंने स्टॉक खरीदा, इतनी मेरी सैलरीज मैंने दी थी, इतना मैंने फ्यूल पे लग गया, इतनी मेरी गैस पे चला गया, इतनी मेरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई, और इतना मेरे पास साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। तो यहाँ आपका प्रॉफिट निकल आएगा। वो जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा वो आपने यहाँ आके अपने इनफ्लो में दिखा देना कि जनाब ये मेरा इनफ्लो है। आपने से कि आपने जो है ना वो 10 लाख की सेल की साल के दौरान, लेकिन उसमें आपके एक्सपेंसेस हो गए कि आपने जो है ना 5 लाख की परचेजिंग की और ये वो करके एंड पे आपको 2 लाख का स्टॉक पड़ा भी हुआ है। तो वो सारी कैलकुलेशन निकल के इतना आपने सैलरी दे दी, इतने अपनी जो है ना वो बिजली पे खर्चा हो गया, इतना आपने रेंट दे दिया, वो सारी डिटेल यहाँ मांगता है। तो ये सारी डिटेल के यहाँ टैब बने हुए हैं बाकायदा। तो वो आपने यहाँ डाल के प्रॉफिट निकलेगा, जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो आपने यहाँ दिखा देना है कि जी वो मेरा इनफ्लो है। उस इनफ्लो को फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि जी ये मेरे इतना मेरे पास साल के एंड पे हाथ में पड़े हुए थे पैसे, और इतने पैसे मेरे यहाँ 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 लग गए हैं। तो और मेरा जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो आपकी जीरो होगी। जब ये जीरो होगी तो आपने यहाँ से सेव और सबमिट करनी है, तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, ये सारे अगर मैं एक एक करके एक्सप्लोर करता जाऊँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। बेसिक जो रिटर्न फाइल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी इन बाकी टैब्स को कोई बंदा बोले कि इनको एक्सप्लोर कर दें सर, तो मैं उनको भी ज़रूर करूँगा अगर डिमांड हुई तो। लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि टैक्स रिटर्न इस तरह से फाइल करें। सारे को सबको मैं एक एक करने शुरू कर दूंगा तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। तो उतना लंबा तो ज़ाहिर कोई वीडियो ना किसी को इतना इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में। बेसिक मैंने आपको बता दिया कि सैलरीड पर्सन की और मैन्युफैक्चरिंग की टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, और जो है ना उसके बाद उसको सेव करना है और सबमिट करना है। उससे और सबमिट करने से पहले आपसे पूछेगा जी आप वेरिफिकेशन, यहाँ वेरिफिकेशन आपने आना है। वो जो पिन आपको साथ आया हुआ था वो पिन आपने यहाँ डालना है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊँ, वेरिफिकेशन वाले टैब में आके यहाँ आपने अपना पिन डालना है जो आपको साथ जब आपने अपना लॉगिन आईडी बनाया, पिन डाल के यहाँ वेरीफाई पिन करना है, पिन वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद जी आपने इसको सेव करना है यहाँ से और सबमिट कर देना है। ठीक है जी। कोई और मसला हुआ इस किस्म में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने में तो आप जी मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। एक चीज़ मैं आपको जाते जाते और बता दूं कि यहाँ आपने कोई अटैचमेंट डाले, सारे बने हुए टैब्स, लेकिन ये सारे लंबे छोटे, इनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ कि टैक्स एक समुंदर है। कोई बंदा अगर कहे मुझे टैक्स आता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। टैक्स एक समुंदर है, टैक्स कभी किसी को नहीं आ सकता। ये इतनी बड़ा जो है ना वही टॉपिक है। तो लेकिन बेसिक चीज़ें तो ज़ाहिर सबको जो ईजी है वो सबको आनी चाहिए और आ भी सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक एट्रीब्यूट कहता है कि आप अपनी एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें। बिजनेस सेक्टर में आपने एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना, तो यहाँ से जब आपकी टैक्स रिटर्न अभी एप्लीकेबल होगी, अभी एडिटेबल होती है, तो यहाँ आपने प्लस करके तो अपनी अदर्स अदर्स की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। आपको पूछता है कि जी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप क्या बनाते हैं, तो मैंने कि जी मैं कुछ नहीं बनाता, मैंने अदर अदर्स के ऑप्शन सेलेक्ट किए एक, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये एक एट्रीब्यूट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, वेरिफिकेशन कर देनी है और उसके बाद सेव करनी है और सबमिट कर देनी है। उसके बाद आप इसका ये प्रिंट की ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, प्रिंट किसी भी टाइम इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो मैं ये प्रिंट लेके आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरी टैक्स रिटर्न फाइल हुई हुई है, ये मेरी प्रिंट निकला है और ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह की इसकी शक्ल होती है। ये टैक्स रिटर्न जी आपको जो अक्सर लोग दिखाते हैं निकाल के जी फाइल बना दी है, तो ये जी आपकी टैक्स रिटर्न हो गई, इसमें सारी डिटेल दी हुई है। इसका प्रिंट लें और अपनी फाइल हार्ड फाइल में लगा लें और आपकी फाइल टैक्स की तैयार है। यही वो काम है जी। इसमें एक और बता दूं कि उसके बाद आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है कि आप वाकई फाइलर हो गए हैं। अभी आप फाइलर नहीं हुए, ये सारे को टैक्स रिटर्न करने के बाद आप फाइलर नहीं हुए, आपने 1,000 रुपये का लेट सरचार्ज, क्योंकि आपने टैक्स रिटर्न लेट फाइल की है 2021 की आप करेंगे, उसके साथ 2020 की टैक्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर चीज़ तीर तुके पे भी नहीं होती। 2021 की रिटर्न तो आपने करना, अगर आप अब फाइल करेंगे तो 21 की तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको 20 की भी करनी पड़ेगी, वो लाजमी टैक्स की रिक्वायरमेंट है बाकायदा। तो 20 की आप लेट कर रहे हैं, हालांकि 20 की तो जो है ना वो 20 वाले साल में हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप लेट कर रहे हैं। तो लेट करने पे आपको 1,000 रुपये जुर्माना करता है FBI का डिपार्टमेंट। तो वो जो 1,000 रुपये जुर्माना है वो आपने कैसे पे करना है उनको,
वो मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ FBR की साइड पे ही आपने जाना, लेकिन उसमें एक और टैब है, E.FBR आपने लिखना है। ठीक है जी, E.FBR लिखे आप गए, यहाँ पे ऑप्शन आता है जी, ये FBR का एक दूसरा जो है ना वो इंटरफेस है। इसमें आप आ गए, ई पेमेंट्स में आपने आना है। ई पेमेंट्स में आके आपने इनकम टैक्स पे आना है। इनकम टैक्स पे आने के बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ये ज़रा मैं आप जूम करके दिखा दूँ आपको, मेरे ख्याल से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर आपने करना है 2020 के अंदर आपने पेमेंट करनी है। यहाँ से आपने CNSE सेलेक्ट करना है। CNSE आपने अपना जो है ना वो CNSE डाल देना है। मैं अपना CNSE यहाँ डालूँ तो ये मेरे पर्टिकुलर खुद ही उठा लेगा। ये मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करूँगा डालने के बाद, तो मेरा उसने नाम वगैरह खुद ही उठा लेना। ये देखें, शाहिद महमूद मेरा नाम उसने उठा लिया। अब मैंने यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करनी है कि मैंने जी पेमेंट करनी है। एक मिसलिनियस सेक्शन होगा यहाँ, मिसलिनियस, मैंने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी वो कहेगा जी एक और पेमेंट सेक्शन सेंड करेगा कि आपने किसके अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने जी सरचार्ज फॉर ATL के मुझे जुर्माना हुआ है, ATL इसका एक सेक्शन है, उसके अंदर मैंने इनको पेमेंट करनी है 1000 रुपये। तो वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ मैंने कर लिया। फिर मैंने अमाउंट सेलेक्ट करनी है, मैंने जी 1000 रुपये इनको पे करना है। और यहाँ मैंने फिर अमाउंट लिख देनी है, ऊपर मैंने लिख दिया। यहाँ मैंने फिर 1000 रुपये लिखा और यहाँ कहीं भी क्लिक कर दिया। उसके बाद जी यहाँ कहता है जी मैंने अपना ईमेल या नंबर दे दें, कोई एक चीज़ आप दें इनको। ठीक है जी, ईमेल भी या नंबर। तो मैं कहता हूँ जी मैं नंबर दे देता हूँ इनको। ठीक है, ये मेरा नहीं उठा रहा क्योंकि मैंने इसके सरचार्ज फॉर ATL के अंदर पेमेंट की हुई है। तो यहाँ से आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करके आपने जो है ना दोबारा वो कहता है कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद आपने उसको प्रिंट निकाल लेना। तो वो जो है ना प्रिंट आप निकल आएगा। यहाँ से ऑप्शन होती है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये ऑप्शन अभी मुझे नहीं दे रहा क्योंकि मैं फिर बताता हूँ कि मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन देता है कि आपने इसको कहाँ कैसे पे करना है, कैश के थ्रू पे करना है, आपने इसको ADC ई पेमेंट करनी है, आपने चेक पे करना है, किस तरह से करना है। तो मैं इसको अक्सर प्रेफर करता हूँ कि अगर कैश में आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इसको जाके बैंक में जमा करवाएंगे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत कोई नहीं। ADC ई पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको जैज़ कैश से आप जो है ना इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जैज़ कैश में इसके ऑप्शन है बकायदा, गवर्नमेंट फीस में जाके FBR में जाके आगे अपना वो आप नंबर डालेंगे तो वो आप 1000 रुपये का आपका चलान उठा लेगा और आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। ये सारा जब आपका प्रोसेस हो जाएगा तो जी आपका पेमेंट भी होगी, सारा कुछ हो गया। फिर आपने चेक करना है जी आप वाकई फाइलर हो गए हैं। तो वो फाइलर आपने कैसे चेक करना है वो आपने, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, जो मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है इसका, प्रोसीजर फॉर न्यू फाइलर जी। ये इंक्वायरी में आपने जाना है। FBR इंक्वायरी में आप आए, ऑनलाइन NTN वेरिफिकेशन में आपने आना है। यहाँ आप आ गए, यहाँ आपने आना है जी एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। ठीक है जी, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप आए और आपने देखना है जी पैरामीटर आपका क्या है। आपने आपका CNSE है, आपने 35401, ये मेरा CNSE है। डेट आज की क्या है जी, आज ये डेट है और ये कैप्चा कोड है, ये आपने डाल देना है। ये आपने कोड डाल देना और आपने वेरीफाई कर देना है। ये कोड वैलिड नहीं है, QC29YT। मैंने वेरीफाई किया, अभी भी वैलिड नहीं है। QC2 ये स्मॉल था जी। ये देखें जी, ये मेरा उसने उठा लिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है, ये मेरा नाम है, ये मेरे बिजनेस का नाम है, फाइलिंग स्टेटस एक्टिव। ये यहाँ इनएक्टिव लिखा होता है। तो जब आपकी वो सारा कुछ हो जाए उसके बाद आपने वो 1000 रुपये भी पे कर दिया है तो आपका स्टेटस जो है वो एक्टिव आ जाता है। इस ऐसे स्टेटस एक्टिव करते हैं और ये आपका NTN जो बन गया जी। तो जी यही तो सारा मसला। वीडियो काफ़ी लंबी हुई है लेकिन मेरे ख्याल से इस लंबी वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा भी ये नहीं कह सकेगा जी मैंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। बहुत सारी अभी भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन कोई इसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कहीं आप स्टक हो जाएं, मेरे साथ रब्ता करें जी। यू आर मोर देन वेलकम। आपको जो है ना जैसे मैं कन्वीनियंट होऊंगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो कोई मसला नहीं है जी। ये आप जो है देखें, टैक्स वाले आपको इस तरीके में कोई गाइड नहीं करते। हाँ, बाकी डिपार्टमेंट्स वाले काफ़ी गाइड कर रहे हैं, टैक्स वाले इस चीज़ में आपको इतना खास गाइड नहीं करते। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको किया तो आप जो है ना वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना इस पर
अच्छे तरीके से गाइड करूंगा अगर कहीं आप स्टक होते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं स्टक होते हैं। ठीक है जी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है ना इन चीज़ों से हमारा हौसला बुलंद होता है। और उसके बाद जी इस तरह की वीडियो के साथ मैं ज़रूर मिलता रहूँगा आपको। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।